नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एक बार फिर। साथियों, संस्कृत को सहज रूप से समझने के लिए हमने रचना अनुवाद कौमुदी से आपके लिए उसको माध्यम बनाते हुए संस्कृत व्याकरण सीखने का एक बेहतरीन तरीका आपके समक्ष पेश किया है। आप निरंतर इस पे अभ्यास करते जाएं। उम्मीद है कि आपने अध्याय 1 और अध्याय 2 की पांचों कक्षाएं आपने बहुत अच्छे से देखी है। अध्याय 2 की एक कक्षा हुई है, एक कक्षा आज हम और लेंगे। कल हमने शब्द रूप, सर्वनाम और साथ में धातु रूपों का अध्ययन किया अध्याय 2 से संबंधित। आज हम उसके व्याकरणिक पक्ष को देखेंगे। साथियों, रीट पात्रता के लिए हम बहुत ही बेहतरीन एक तरीका लाए हैं आपके लिए। शुरुआत में आपको संस्कृत में सहज बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से संस्कृत का अभ्यास करवाया जा रहा है, शब्द रूप धातु रूप के द्वारा, सुबंत तिगंत शब्दों के द्वारा। साथ में व्याकरण पर भी खास जोर दिया जाएगा। कई अभ्यर्थियों ने मैसेज करके सूचित किया है कि सर, व्याकरण का आप किस तरीके से आगे स्पेशल क्लासेस लेंगे। तो साथियों, अभ्यास में जहां भी जरूरत होगी वहां से व्याकरण शुरू हो जाएगी और इसी तरीके से चलते चलते जब व्याकरण और अभ्यास साथ में चलते रहेंगे तो आप सहजता नहीं खोएंगे। और जब आप संस्कृत व्याकरण में सहजता नहीं खोएंगे, असहजता नहीं महसूस करेंगे, तो आप बहुत ही सहज तरीके से और आत्मविश्वास के साथ संस्कृत व्याकरण में दक्षता हासिल करेंगे। हम अभ्यास हमने शुरू करवा ही दिए हैं आपसे। अब अगली कुछ कक्षाओं से ही हम आपके लिए व्याकरणिक पक्ष पर विशेष कक्षाएं लाएंगे और साथ में जो कक्षाएं हमने ली हैं और जो हमने व्याकरणिक टॉपिक लिए हैं व्याकरण से संबंधित, उनसे संबंधित पिछली रीट की परीक्षाओं में किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं, इनका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस तरीके से जब कक्षाएं चलेगी तो आप संस्कृत व्याकरण में, और साथ में हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र ही आपके लिए शिक्षण विधियां, संस्कृत शिक्षण विधियों की अलग से क्लासेस भी शुरू कर दें, ताकि पात्रता परीक्षा के नज़दीक आते आते आप संस्कृत में 30 में से अधिकतम 25 प्लस सवाल, और यदि आपने अभ्यास बहुत ही गंभीरता से किए हैं तो 30 में से 30 प्रश्न आप हल कर सके, इस स्थिति में हम आपको लाकर खड़ा करेंगे, ये हमारी तरफ से भरोसा है। तो चलिए, कल हमने अध्याय 2 में लट लकार और मध्यम पुरुष पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये अध्याय 2 शुरू किया था। हालांकि हम लट लकार के अलावा अन्य 4 रूपों को भी ढंग से पढ़ रहे हैं, ताकि रीट पात्रता परीक्षा बहुत नजदीक है और यदि हम इन पर ध्यान नहीं दे पाए ढंग से तो फिर हमारे लिए समय बहुत कम रह जाएगा। इसलिए हम पांचों लकारों में अध्ययन कर रहे हैं धातु रूपों का। शब्द रूप भी यहाँ पर अभी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति से संबंधित वाक्य निर्माण किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है कि आप 8 विभक्तियों में आप शब्द रूपों को पढ़ना शुरू कर दें, और ताकि परीक्षा आते आते आप बहुत ही आत्मविश्वास से भर जाए। आप देखिए, संज्ञा शब्द हमने कल पढ़ लिए हैं सारे। नपुंसकलिंग अकारांत है। सर्वनाम शब्द हमने युष्मत शब्द के बारे में अध्ययन किया, और 4 धातुओं के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा, जिसमें हमने ये भी पढ़ा कि पच धातु को जब हम पच धातु में हम दृढ़ लकार में, पच धातु में दृढ़ लकार में हम बहुत ही भविष्य काल में पक्ष्यति पक्ष्यतः इस तरीके से रूप चलेंगे, और नम धातु के भी दृढ़ लकार यानी भविष्य काल में नंस्यति नंस्यतः इस तरीके से रूप चलेंगे। इसके बाद हमने देखा इन विभक्तियों को फल शब्द और
पुस्तक शब्द को देखा, इसके बाद शब्द रूप पुष्प और पत्र के बारे में भी हमने पढ़ा, भोजन और जल शब्द को भी पढ़ा, और राज्य और सत्य शब्दों को भी पढ़ा, साथ में गृह और वन शब्द को भी पढ़ा। ये सारे शब्द अकारांत नपुंसकलिंग है। फिर हमने युष्मत शब्द के बारे में भी पढ़ा, त्वम, युवाम, यूयम, और जो द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में इसके जो वैकल्पिक शब्द रूप है उनके बारे में भी हमने जाना, जिसमें ये हमने ते से संबंधित जो शब्द रूप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी चर्चा की थी, क्योंकि ये तत्शब्द पुल्लिंग से भी मिलते जुलते हैं, सह, ताउ, ते, इस तरीके से। अब इसी के साथ हमने रक्ष धातु को पढ़ा। रक्ष धातु के पांचों लकारों के बाद हमने वद धातु को पढ़ा। वद धातु के बाद हमने पच धातु को पढ़ा, पच यानी पकाना, और फिर पच धातु के बाद पत धातु को भी पढ़ा। मैं यहाँ पर आपको अव्यय एक बार और रिवीजन करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आज जब वाक्य निर्माण शुरू करेंगे तो अव्यय बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आज को संस्कृत में अद्य कहते हैं। अब के 3 अर्थ निकलते हैं संस्कृत में, संप्रति, इदानीम और अधुना। जब को संस्कृत में यदा, तब को संस्कृत में तदा, और कब को संस्कृत में कदा नाम से अभिहित किया जाता है। इसी के साथ हम आज व्याकरणिक पक्ष की ओर चलते हैं, और इसमें हम व्याकरण नियमावली को पढ़ेंगे। ये जो बेसिक है, जो मैंने प्रथम कक्षा में मौखिक रूप से आपको बताए हैं, उसी के क्रम में आगे है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे हमने शब्द रूप, धातु रूप में भी देखा है। शब्द रूप में हमने देखा कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप चल रहे हैं पांचों लकारों में। इसी के साथ हमने शब्द रूपों में देखा कि, और सर्वनाम में भी देखा कि शब्द रूप जो सुबंत शब्द है उसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो इसके साथ ही ये प्रथम नियम हमारे स्पष्ट हो गया है कि वचन 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन, 3 या अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। अब इसी के साथ संस्कृत में एक और नियम है, ये भी आप ध्यान से देखिए। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपको ये ध्यान रखना होगा कि सुबंत शब्दों में पुरुषों का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि जो शब्द रूप है उसमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इस तरीके से रूप चलते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये यहां पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, लेकिन प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इस तरीके से ये विभक्तियां चलती है शब्द रूपों में। और ये विभक्तियां है, ये कारक से संबंधित है। इसका कारक से क्या संबंध है और कारक क्या होते हैं, इसका हम विस्तृत आपके सामने लेके आएंगे अध्याय। और लेकिन जब धातु रूप चलते हैं उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संस्कृत के जो शब्द रूप चलते हैं उसमें भी होते हैं और धातु रूप में भी होते हैं। लेकिन मुख्य अंतर यह है कि शब्द रूपों में विभक्तियां भी होती हैं, प्रथमा से लेकर संबोधन तक। सर्वनाम में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक विभक्ति होती है। और साथ में धातु रूप में जबकि हम यहाँ देखते हैं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर विभक्तियों की जगह पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये पुरुष क्या होते हैं इसके बारे में हमने पहले अध्याय में ही विस्तृत चर्चा की है। पुरुष है वो कर्ता की स्थिति को बताते हैं और उसी कर्ता के अनुरूप ही धातु की उसी पुरुष और वचन का होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। अब आप देखिए प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन है, तत्शब्द से संबंधित। तत्शब्द आपको पता है, इसके 3 रूप हो गए संस्कृत में। पुल्लिंग में सह, ताऊ और ते, सह, ताऊ, ते। और स्त्रीलिंग में सा, ते और ता। ये सर्वनाम शब्द हम 7 विभक्तियों में पढ़ चुके हैं। और नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानी। इसी के साथ भवत शब्द में हमने पढ़ा था
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, भवान, भवन्तौ और भवन्तः। इसी के साथ स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यौ और भवत्सः। इस तरीके से रूप चलते हैं स्त्रीलिंग में। इसी के साथ जितनी भी वस्तु और व्यक्ति यानी जितनी भी संज्ञा शब्द होते हैं, वो संज्ञा शब्द सारे उन यदि कर्ता रूप में हो तो प्रथम पुरुष के ही होते हैं। यदि एक संज्ञा है तो प्रथम पुरुष एक वचन, दो संज्ञा है तो प्रथम पुरुष द्विवचन, और यदि तीन या अधिक संज्ञा है तो प्रथम पुरुष बहुवचन। इसी तरीके से हम आगे और देखते हैं। मध्यम पुरुष में युष्मत शब्द के रूप का, सिर्फ युष्मत शब्द सर्वनाम, मध्यम और उत्तम पुरुष में सिर्फ सर्वनाम शब्दों का ही कर्ता रूप में प्रयोग किया जा सकता है। युष्मत शब्द में आ गए त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों और तुम सब। जब तुम में एक हो तो वो मध्यम पुरुष एक वचन, यदि दो जनों को तुम कहा जाए तो तुम दोनों कहा जाए तो मध्यम पुरुष द्विवचन, और तीन या इससे अधिक को तुम सब के रूप में कहा जाए तो वहां पर यूयम शब्द का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष में सिर्फ अस्मत् शब्द से संबंधित का ही प्रयोग होता है कर्ता का। अस्मत् में आते हैं अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब। मैं, हम दोनों और हम सब, इसमें अस्मत् शब्द के रूप का प्रयोग होता है। अब तीसरा है अचहीनम परेण संयोज्यम। ये हमारा दूसरा नियम भी क्लियर हो गया। अब तीसरा नियम है अचहीनम परेण संयोज्यम। ये हमने पहले एक पढ़ा था, अपदम न प्रयुंजित, प्रथम अध्याय में पढ़ा था। यानी जब तक किसी भी शब्द के पीछे प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है वह अपद होता है, और अपद का कभी भी वाक्यों में प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार से दूसरा सूत्र आया है अचहीनम परेण संयोज्यम। अच का मतलब है स्वर, संस्कृत के स्वर। अब स्वर कितने हैं, क्या है, हम इसका अलग से बहुत विस्तार से एक कक्षा लेने वाले हैं इसकी। स्वर हीन यानी जो स्वर से रहित है शब्द, उसको परेण संयोज्यम, परेण यानी दूसरा जो शब्द है उसके साथ जोड़ दिया जाए। हल व्यंजन आगे के स्वर से, यहाँ अचहीन का मतलब स्वर से रहित यानी हल व्यंजन, यानी हलंत वाला व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। ये नियम ऐच्छिक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा अचहीन यानी हल व्यंजन को परेण शब्द यानी अगले दूसरे शब्द के साथ जोड़ा ही जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। इसके लिए मैं आपको ये उदाहरण बताना चाहूंगा यहाँ लिख के, जैसे कि यहाँ पर देखिए त्वम, ये त्वम, यहां पर त्वम में जो ये म है इसके साथ स्वर नहीं है, सिर्फ म व्यंजन है, इसलिए इसको हल व्यंजन कह रहे हैं, यानी अंत में हलंत भी लगा हुआ है। उसके साथ आगे शब्द है अद्य, अद्य, त्वम अद्य। अद्य एक अव्यय है, आपको पता है, हमने आज पढ़ा है, त्वम अद्य। अब यहां पर क्या किया जा सकता है, अचहीनम, ये म जो स्वर रहित है इसको आगे में यदि स्वर है इसके साथ मिलाया जा सकता है। तो कैसे मिलाया जाएगा, त्व म आद, ये हलंत है, और म और अ मिलकर पूरा म बन जाएगा, त्वम और दिय पूरा ऐसे लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, त्वमद्य, त्वमध्य, दोनों मिल गए। अब यहां पर ये कोई संधि नहीं हुई है, ये हमें ध्यान रखना है। यहां पर ये कोई संधि ना होकर ये एक संयोजन हुआ है जिसको संयोग कहा जाता है। तो यहां पर जब अचहीन होता है यानी स्वर से रहित कोई व्यंजन होता है अंत में, पहले नहीं, अंत में, शब्द के पहले शब्द के अंत में, तो वह दूसरे शब्द के पहले यदि पहला वर्ण यदि स्वर हो तो उसके साथ मिल जाता है। अब जैसे देखो यूयम इदानीम, यहां पर ये म है, ये भी स्वर रहित है यानी हलंत है यानी अचहीन है, और दूसरा शब्द यहाँ पर ई है, तो अ और ई मिलकर यहाँ पर म और ई मिलकर म आता है, और
फिर साथ में ई मिल गया, छोटा वाला है तो ह्रस्व ई है, तो यहाँ पर ये मी हो गया। तो ये देखो यू य और मी मिलके फिर दानिम शब्द यहाँ पर लिख दिया। ये शब्द एज इट इज आ गया और ये इदानिम शब्द एज इट इज आ गया और ई मिल गया, तो ये क्या हो गया, यूयम इदानिम, यूयम इदानिम। अब कई बार क्या होता है, इसमें से एक सवाल बनता है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्न में से किसमें संधि घटित नहीं हुई है, और फिर 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। 3 ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जिसमें स्वर संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि का कोई उदाहरण होता है, और एक उदाहरण में ये दे दिया जाता है त्वम मध्य या फिर यूयम इदानीम या इसी तरह का कोई अन्य शब्द। फिर हमें पूछा जाता है निम्न में से किसमें संधि नहीं है, तब हम, और ये ऐसे दे दिया जाता है त्वम प्लस अद्य बराबर त्वम मध्य, यूयम प्लस इदानीम बराबर यूयम इदानीम। इस तरीके से ऑप्शन दे दिया जाता है। हमें लगता है कि सब में ही संधि हो रखी है, जबकि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर अचहीनम परेण संयोज्यम सूत्र या नियम के अनुसार यहाँ पर कोई संधि का प्रयोग नहीं होकर क्या हुआ है, ये संयोग हुआ है अचहीन यानी अचहीन व्यंजन यानी हल व्यंजन का अगले शब्द के पहले स्वर के साथ, तो ये संयोग है। तो इसी वजह से यदि ये संधि नहीं है इसलिए ये ऐच्छिक है, यानी आप सीधा त्वम अद्य इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो भी सही है, ये कोई गलत नहीं है, और त्वम अद्य लिखते हैं तो भी सही है, ये ऐच्छिक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आपने इन नियमों को एक बार और देख लेना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और संस्कृत में 3 पुरुष भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इनके कर्ता कौन कौन होते हैं ये भी हमने सारा पढ़ लिया है। मध्यम पुरुष के कर्ता कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं वो भी पढ़ लिया। उत्तम पुरुष के कर्ता कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं ये भी पढ़ लिया। अब फिर हमने तीसरा नियम पढ़ा, अचहीनम परेण संयोज्यम, जो हल व्यंजन होता है वो आगे के स्वर से मिल जाता है, जिसमें हमने त्वमद्य और यूयम इदानीम शब्दों का पढ़ा भी है। अब आगे आप देखिए, व्याकरण नियमावली में चौथा नियम अब हम देखेंगे कि संस्कृत में संबोधन सहित 8 विभक्तियां होती है। विभक्तियों को ही कारक कहा जाता है, विभक्तियों को ही कारक कहा जाता है। इस तरीके से हमने दूसरे अध्याय में कारक प्रकरण की भूमिका तैयार कर ली है। हम अब आगे आपसे कारक से संबंधित एक विस्तृत टॉपिक इसमें लाएंगे ताकि आप कारक प्रकरण को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो ये एक तरीका है हमें संस्कृत सीखने का, जो मैंने आपको सूर्य नगरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने हम लाए हैं। इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि संस्कृत में असहज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप निरंतर आप अभ्यास, छोटे छोटे अभ्यास करते हुए, साधारण से अभ्यास करते हुए धीरे धीरे बहुत ही जटिल जो अनुवाद होते हैं उनको भी करने में आप सक्षम हो जाएंगे। इसलिए आप धैर्य के साथ सारी कक्षाएं निरंतर देखें और बहुत ही अच्छे से इसका अभ्यास करें, तो आप निश्चित ही बहुत ही अच्छे संस्कृत के ज्ञाता बन सकते हैं। अब आगे देखिए, संस्कृत में संबोधन सहित 8 विभक्तियां होती हैं। ये विभक्तियां तो हम शब्द रूपों में पढ़ रही है और सर्वनाम में भी पढ़ रहे हैं। उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। षष्ठी को, अब देखो, यदि पूछा जाए विभक्तियां तो 8 है, लेकिन यदि पूछा जाए कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो षष्ठी को कारक नहीं माना गया है, षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना गया है, और संबोधन को प्रथमा का ही विस्तार या भेद माना गया है। तो इस प्रकार से कारक तो होते हैं 6, लेकिन विभक्तियां होती है 8। कारक होते हैं 6 हैं और विभक्तियां कितनी हो गई? 8। इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो ये बात हमने यहाँ पढ़ ली है। अब विभक्तियां देखो, प्रथम है, प्रथमा विभक्ति है, वो कर्ता के लिए प्रयुक्त होती है। अभी तक हमने जितने भी अनुवाद किए हैं उसमें आपने देखा होगा कि जहां भी हम कर्ता के तौर पर वाक्य में किसी संज्ञा को या सर्वनाम को देखते हैं तो वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता एक वचन है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन शब्द रूप का प्रयोग कर रहे हैं। यदि कर्ता दो है तो फिर हम प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं। यदि कर्ता 3 या 3 से ज्यादा है, जैसे वे सब, हम सब, इस तरीके से, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं? प्रथमा विभक्ति
बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। और ये कौन से पुरुष के करता है, स तौ ते और ये सारे, ये हमने अभी पिछले नियम में पढ़ाई है। तो प्रथमा विभक्ति का जो कारक है उसे कर्ता कहते हैं, यानी प्रथमा विभक्ति को यदि कारक बोलना हो तो हम उसको कर्ता कारक बोलेंगे। और इसकी पहचान होती है वाक्य में कहीं न ने लिखा हुआ हो तो। जरूरी नहीं है कि ने सब जगह लिखा हुआ ही हो। जैसे राम कपड़े धोता है, अब यहाँ पर, या राम विद्यालय जाता है, अब यहाँ पर राम ने आया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर राम करता नहीं है। वाक्य पढ़ते ही हमें आभास हो जाता है कि क्रिया को करने वाला कौन सा शब्द है, तो वही शब्द कर्ता के रूप में अभिहित किया जाता है। अब दूसरा है, द्वितीय विभक्ति को ही कर्म कहा जाता है, और इसका जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह, वो को है। कौन सा है? को। राम विद्यालय जाता है, इसको हम कह सकते हैं कि राम विद्यालय को जाता है। तो यहाँ पर को शब्द जहां पर भी हो, या ये विभक्ति का चिन्ह है। तीसरा है तृतीय विभक्ति, ये करण कारक के तौर पर जाना जाता है, और इसका जो विभक्ति चिन्ह है ने, से या द्वारा, इस तरीके से होता है। राम द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, ये इस तरीके से राम द्वारा, यहाँ पर जो करता है उसके आगे द्वारा लगा है, तो द्वारा लगते ही राम में अब प्रथमा विभक्ति नहीं लगकर तृतीय विभक्ति लगेगी। इस तरीके से ये तीसरा विभक्ति पड़ा। अब है चतुर्थी विभक्ति, इसको संप्रदान कारक कहा जाता है, और इसमें के लिए शब्द का प्रयोग होता है। अब ये कर्ता नहीं होता है। राम पिताजी के लिए कपड़े लाया, अब पिताजी के लिए, तो यहाँ पर के लिए किसके लिए आया है? पिताजी के लिए। तो पिता शब्द में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। अब आगे देखिए, पंचमी विभक्ति अपादान यानी अलग होने के अर्थ में होता है। से, इसको कहते हैं अलग होने की अर्थ में, अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, अब पत्ता करता है लेकिन कहाँ से गिरता है? पेड़ से गिरता है। तो अब पेड़ यहाँ पर अपादान है, और पेड़ शब्द में यहाँ पर, यानी वृक्ष शब्द में यहाँ पर क्या होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इस तरीके से मैं कारक प्रकरण की जो बेसिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति को संबंध कारक कहा जाता है। वैसे इसे कारक का प्रकार नहीं गिना जाता है, लेकिन फिर भी इसमें हम इसको पढ़ा जाता है। का, के, की। राम की, सुमन राम की थैली ले जा रही है। अब यहाँ पर सुमन है, ले जाने का काम कर रही है सुमन, लेकिन राम की थैली, अब थैली का संबंध किससे है? राम के साथ। तो यहाँ पर थैली है वो कर्म कारक है, लेकिन राम की थैली है, तो ये यहाँ पर राम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, और इसका विभक्ति चिन्ह की भी इसमें आया है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण, यानी आधार के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं और पर, ये दो विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया जाते हैं। अब है संबोधन। संबोधन में इसको संबोधन कारक ही कहा जाता है, और हे, आए और भो, संस्कृत में भो, ये शब्द भी संबोधन के चिन्ह के तौर पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 ही विभक्तियों में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब आगे इसी क्रम में हम दूसरा देखेंगे, अभ्यास सत्र देखते हैं। तो हमने ये 4 नियम पढ़ लिए हैं। एक तो वचन से संबंधित, वचन 3 प्रकार के होते हैं, फिर पुरुष से संबंधित, और हर पुरुष के कर्ता कौन कौन होते हैं ये पढ़ लिया। फिर अच, हीनम, परेण, संयोज्यम, हमने संयोग का उदाहरण भी पढ़ लिए। अब हम आगे फिर संबंध, संस्कृत में संबोधन सहित जो विभक्तियां कारक है वो भी हमने यहाँ पर पढ़े हैं। अब हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। आपको पता ही है, लट लकार मध्यम पुरुष का हमने द्वितीय अध्याय में केंद्र में रखकर सारे अभ्यास अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपको पता होगा मध्यम पुरुष कौन से? लट लकार, सिर्फ एक ही लकार का अध्ययन कर रहे हैं अब अभी। लट लकार, लट लकार का जो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष के कर्ता कौन होते हैं? युष्मत शब्द होते हैं, ये हमें पता ही है पहले से। युष्मत शब्द कौन कौन से हैं? त्वम, युवाम और युवाम, ऐसे भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होवे। अब आगे देखते हैं। युवाम
और यूयम। यूयम ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन के तौर पर कर्ता के रूप में मध्यम पुरुष के कर्ता कहलाते हैं। अब आगे देखिए, तू कहता है, यहां पर कर्ता कौन है? तू। तू को एक है तो यहां पर इसका क्या होगा? त्वम। अब यहां पर त्वम हो गया। त्वम के साथ कहना, कहने को हमने यहां पर पढ़ा था वद कहते हैं, वद। अब लट लकार ये कर्ता कौन सा है? मध्यम पुरुष एक वचन है, तो लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है? वदसी, वदतः, वदत। एक है कि दो है कि त्वम तो एक वचन है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे वदसी। अब देखिए वदसी, आपको त्वम ऐसे लिखा हुआ हर जगह हमने ऐसे लिखा है, यहाँ पर बिंदी क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पर व्यंजन है दूसरे शब्द में, इस वजह से यहाँ पर हमने म को हलंत के तौर पर न करके ये इसके असर से यहाँ पर बिंदी हुई है, ये हमें ध्यान रखना है। अनुस्वार हुआ है, यदि हम संस्कृत भाषा में बोले तो ये अनुस्वार हो गया है। अब यहाँ पर तुम दोनों, अब तुम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? युवाम। युवाम वदस्त। अब या कहते हो, कहते को वही बात है, दो है, आप लिख लीजिए भले, वदसी, वदतः और वदत। अब बताओ, युवाम द्विवचन है तो यहां पर भी कौन सा लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन क्या आएगा? वदथ, विसर्ग वाला आएगा, युवाम वदथ। तो यहां पर आपने देख रहे हैं ये युवाम वदत आया है। तुम लोग यानी तुम सब कहते हो। एक बार मैं यहां पर ये सारे लिख लेता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। लट लकार, अब देखो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों ही रूप लिख के बता देता हूं। अब देखिए, वदत, प्रथम पुरुष। अब आप देखिए, देखिए आप, वदति, वदतः, वदन्ति, वदसी, वदतः, वदत, वदथ होगा यहां पर। वदतः, वदत, फिर वदामि, वदावह और वदामह। इस तरीके से ये रूप हो गया है। अब आप आगे देखिए, मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं? त्वम, युवाम और यूयम, ये मध्यम पुरुष के कर्ता है, ये ध्यान रखना है। अब आप देखिए, तुम लोग, अब तुम लोग क्या है भाई? यूयम, तो हमने यहां लिख दिया यूयम, यूयम हमने लिख दिया यूयम। यूयम कहते हो। अब यूयम कौन सा है? बहुवचन, तो मध्यम पुरुष बहुवचन कौन सा है? वदत, तो यहां पर आ गया वदत। बस ये हो गया यूयम वदत। तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो। अब देखो, नमस्कार का मध्यम पुरुष क्या होता है ये मैं बता देता हूं आपको। मध्यम पुरुष नमस्कार को नमसी, नमथः और नमत। तो अब देखिए, तुम यानी तुम एक ही है, यहां आ गया त्वम। ईश्वर को, अब देखो ईश्वर को हमने अभी पढ़ा था ना, द्वितीय विभक्ति का विभक्ति चिन्ह क्या है? को।
तो अब को आ गया है, तो ईश्वर में कौन सी विभक्ति होगी? द्विवचन द्वितीय विभक्ति होगी, और द्वितीय विभक्ति का ईश्वर एक है तो क्या होगा? ईश्वरम। ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वरः ये प्रथमा विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति है ईश्वरम, ईश्वरौ, ईश्वरान। तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ईश्वरम, द्वितीय विभक्ति आ गई। अब यहां पर देखिए त्वम एक है, तो एक के लिए यहां पर किस शब्द का प्रयोग हुआ है? कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है? नमसी। तो यहां नमसी आ गया। अब आप कहोगे सर सभी जगह पर हमने व के ऊपर बिंदी लगाई है, यहाँ पर हमने व के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदी क्यों नहीं लगाई? तो आपको पता होना चाहिए ये तभी अनुस्वार होता है जब यहाँ पर दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो। तो यहाँ पर देखिए दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? स्वर। स्वर है तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखो भोजन पकाते हो, पच धातु मध्यम पुरुष क्या है? देखिए आप, पच धातु मध्यम पुरुष क्या है? पचसी। अब देखो ये काल तो वर्तमान काल ही है, पचतः, पचत, इसीलिए मध्यम पुरुष में हम लट लकार का ही रूप लिख रहे हैं, बाकी वाले नहीं लिख रहे, लोट लकार के, लंग लकार के। त्वम ईश्वरम नमसी हो गया। अब देखो तुम दोनों यानी युवाम भोजन। अब भोजन यहाँ कर्म है तो कर्म में द्वितीय होता है, तो फिर यहाँ और भोजन एक वचन है तो यहाँ पर आ गया भोजनम। क्या आ गया? भोजनम। भोजनम भोजने भोजनानी, भोजनम भोजने भोजनानी। तो यहाँ नपुंसकलिंग है तो आ गया भोजनम। अब देखो पकाने को हमने क्या पढ़ा था? अब तुम दोनों है यहाँ पर, तो तुम दोनों में क्या आ रहा है? पचतः। तो यह पचतः का प्रयोग हो गया है। तुम लोग किताब पढ़ते हो। अब मध्यम पुरुष में लट लकार में पढ़ने, पढ़ते हो, इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा पठसी, पठतः और पठत। अब आगे देखो तुम लोग। अब तुम लोग को यहां पर यानी तुम सब, तो क्या आ गया? यूयम। किताब को क्या कहते हैं? द्वितीय विभक्ति है, ये कर्म है, कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति में का प्रयोग होता है कर्म के लिए, तो यहां पर आएगा। अब देखो किताब पढ़ते हो, किताब क्या है यहाँ पर? तुम लोग बहुत सारे, एक किताब को तो पढ़ नहीं सकते, बहुत सारे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब उनके सबके पास अपनी अपनी किताब है, तो ये बहुवचन हो गया। बहुवचन में क्या रूप होता है द्वितीय विभक्ति में? पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया? पुस्तकानी। अब पढ़ते हो, अब यूयम बहुवचन है तो यहाँ पठ धातु में मध्यम पुरुष लट लकार बहुवचन क्या है कि पठत, तो यहाँ पर ये पठत का प्रयोग हो गया। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही साधारण है, इसमें कहीं भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इसको, एक टेक्निकल चीज हमें ये देखना है कि कर्ता जिस पुरुष का होता है और वचन का होता है, धातु भी उसी पुरुष और वचन की लगती है। अब कौन से लकार की धातु लगेगी, इसके लिए जब वाक्य पढ़ेंगे तो उसका काल हमें पता चल जाएगा कि वो वर्तमान काल का है या भविष्य काल का है या भूतकाल का है। वर्तमान के लिए लट लकार का प्रयोग होता है, भविष्य के लिए दृढ़ लकार का होता है, भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। और यदि हमें कोई सलाह या ऐसे चाहिए अर्थ में वाक्य का प्रयोग हुआ है तो वहाँ विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। और किसी वाक्य में यदि ऑर्डर यानी आज्ञा दी गई है तो आज्ञा के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। और ये सारी हमने अभी पढ़ चुके हैं हम पहले अध्याय में। अब आगे है तुम, यानी एक ही है, तुम तो एक ही है, ये रहा त्वम, ये आ गया। अद्य, अब देखो त्वम अद्य यानी आज, ये अव्यय है। त्वम अद्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब देखो ये अकेला है तो पुस्तक भी एक ही पढ़ेगा एक समय में, तो यहां पर आ गया पुस्तकम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। अब पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो यहां पर पढ़ने को क्या कहेंगे? तुम पठसी, तो यह आ गया त्वम अद्य पुस्तकम पठसी। अब आप देखिए यहाँ पर त्वम और अद्य मिलकर क्या कर दिया है, ये ऐच्छिक होता है, हमने पढ़ा ही था। त्वम मध्य, त्वम मध्य इस तरीके से लिख दिया है। यानी इसका क्या मतलब हुआ त्वम मध्य का? त्वम मध्य का मतलब हुआ यहाँ पर अचहीनम परेण संयोज्यम, जो अभी नियम हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड में, वही है। यहाँ पर जो स्वर रहित व्यंजन है
वो अगले शब्द के पहले स्वर के साथ मिलकर पूरा मिलकर जुड़ गया है, तो ये संयोग हुआ है, न कि संधि। अब आगे देखिए, जब तुम लोग जाते हो, जब को अव्यय शब्द है, ये आ गए यदा। तुम लोग यानी यूयम। अब यूयम क्या है? तुम सब है। जाते को क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष में क्या कहेंगे? लट लकार मध्यम पुरुष में गच्छसी, गच्छतः और गच्छत, गच्छसी, गच्छतः, गच्छत। अब देखिए ये गच्छसी, गच्छतः, गच्छत। अब देखो यूयम, यूयम बहुवचन है तो यहां पर भी ये गच्छत आ गया। यदा यूयम गच्छत, यदा यूयम गच्छत, तब यानी तदा, ये भी अव्यय है। वह यानी सह। अब देखो सह किसका है? प्रथमा विभक्ति का प्रथम पुरुष का करता है। तो प्रथम पुरुष में लिखता, लिखने को क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष में लट लकार प्रथम पुरुष में लिखती, लिखतः और लिखंती, ये रूप चलता है प्रथम पुरुष में। तो लिखती, अब देखो सह है, सह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो यहां पर क्रिया भी कौन सा है? लिखती। अब पत्र, यहां पर पत्र जो शब्द है वो कर्म के अर्थ में है, तो कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होता है, तो हम पत्रम लिखा जाता है। अब मैं आपको एक सवाल बताता हूं, यदि ये वाक्य लिखकर पूछ लिया जाए कि रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, तो आपको पता है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि प्रथमा विभक्ति में भी यही रूप है, और पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि द्वितीय विभक्ति में भी यही रूप है। तो आप गलती से यदि आपने प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिख दिया और आप किताब में देखोगे कहीं पर कि भाई हाँ बिल्कुल पुस्तकानि प्रथमा विभक्ति में भी बहुवचन है, और जबकि परीक्षा में सही आंसर माना गया द्वितीय विभक्ति बहुवचन को, तो आप सोचोगे कि नहीं ये भी सही है, और परीक्षा में जो परीक्षा एजेंसी ने जो उत्तर सही माना है वो भी सही है, जबकि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन नहीं है, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन ही है। क्यों है? क्योंकि ये शब्द कर्म के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, कर्म की जगह पर प्रयुक्त हुआ है। किताब यहाँ पर वाक्य में क्या है? कर्म है, और कर्म में ये हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, तो आपका सही उत्तर द्वितीय विभक्ति बहुवचन ही होगा। यहाँ पर देखो पत्र लिखती है, पत्रम पत्रे पत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी द्वितीय विभक्ति एक वचन और प्रथमा विभक्ति एक वचन, सब में दोनों में ही पत्रम है, लेकिन यहाँ पर ये कर्म के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, कर्म की जगह पर प्रयुक्त हुआ है ये संज्ञा, तो यहाँ पर पत्रम द्वितीय विभक्ति एक वचन ही होगा। ये सवाल बहुत ही पूछा जाने लायक सवाल है। तुम राज्य की रक्षा करते हो। अब देखो तुम का क्या हो गया? त्वम। अब यहां लिखा है राज्य की। हमने ये पढ़ा था का के की संबंध, जो विभक्ति चिन्ह है वो किसको बताते हैं? वो बताते हैं संबंध को, लेकिन यहाँ पर संबंध कारक नहीं है की होते हुए भी, क्योंकि यहाँ पर तुम यानी करता है, वो क्या क्रिया कर रहा है? रक्षा करने की क्रिया कर रहा है। अब रक्षा करने की क्रिया कर रहा है, तो रक्षा के द्वारा वो किसकी, कौन से कर्म की रक्षा कर रहा है? किसकी रक्षा करने के काम से वो किसकी रक्षा कर रहा है? कि राज्य की रक्षा कर रहा है। तो इसमें सूत्र आता है कर्तुरिप्सित तमम कर्म, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है, वो किसे प्राप्त करना चाहता है? राज्य को ही प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पर राज्य में कर्म होगा, तो राज्य में कर्म होगा, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। राज्य एक है या दो? के एक ही है, तो राज्यम, ये आ गया राज्यम, राज्य की रक्षा करता है, तो यहाँ पर इसके क्या रूप होंगे? रक्षसी, रक्षतः, रक्षत। ये लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है रक्ष धातु का। अब त्वम यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक वचन है, तो एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आ गया? रक्षसी आ गया। तो इस तरीके से त्वम राज्यम रक्षसी, ये सवाल हो गया। अब देखिए आप, तुम सब पुष्पों की रक्षा करते हो। तुम सब पुष्पों की। अब देखो यहाँ पर कर्ता कौन है? तुम सब, तो इसका क्या हो गया? यूयम।
पुष्पों की रक्षा करते हो। अब यहाँ पर क्रिया कौन सी है? रक्षा करना, करते हो या कर रहे हो। अब ये क्रिया है। अब यूयम है, तुम सब है, तो तुम सब बहुवचन है, तो या रक्षसी रक्षतः रक्षत, तो ये भी बहुवचन हो गया रक्षत। अब देखिए पुष्पों की रक्षा, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति होगा, क्योंकि रक्षा से किसे प्राप्त किया जा रहा है? पुष्पों को। तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, द्वितीय विभक्ति में बहुवचन क्या है? पुष्पाणि। तो यहाँ पर पुष्पाणि शब्द का प्रयोग हो गया है। यूयम पुष्पाणि रक्षत। अब है तुम घर जाते हो, तुम यहाँ पर करता है, तो उसको लिख दिया त्वम। जाते हो, जाना यानी गच्छ, गच्छति गच्छत गच्छत, जाने वाला एक है, दो है या तीन? तो यहाँ पर कहेंगे तुम एक ही है, तो एक है तो यहाँ पर आ जाएगा गच्छसी, ये आ गया गच्छसी। अब देखो कहाँ जाते हो? घर को जाते हो, घर जाते हो, तो यहाँ पर घर में द्वितीय विभक्ति है, ये कर्म, क्योंकि ये कर्म है। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। घर एक है या दो? एक ही है, तो गृहम ग्रहे गृहाणी प्रथमा विभक्ति और गृहम ग्रहे गृहाणी द्वितीय विभक्ति, और घर एक है तो यहाँ पर आ गया गृहम। त्वम गृहम गच्छसि। तो आपने देखा होगा कि कर्ता, हर शब्द सबसे पहले क्या करना है? वाक्य में कर्ता को पहचानना है, वाक्य में क्रिया को पहचानना है, और इसी के साथ वाक्य में कर्म को भी पहचानना है। अभी तक हमने तीन को ही पहचानना है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वाक्य और जटिल होते जाएंगे, लेकिन अभी तक हमने कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों को ही पहचाना है। कर्ता में हमेशा क्या होगा? प्रथमा विभक्ति होगा। कर्ता में हमें दो चीजें पता लगानी है। पहला कि इसमें प्रथमा विभक्ति का यदि एक वचन है तो एक वचन वाला रूप लगेगा, द्विवचन है तो द्विवचन वाला, और बहुवचन है तो बहुवचन वाला रूप प्रथमा विभक्ति का प्रयुक्त होगा। फिर जो कर्ता है वो कौन से पुरुष का कर्ता है, ये भी पता लगाना है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कर्ता, ये हमने इसकी डिटेल से चर्चा कर ली है कि प्रथम पुरुष के कर्ता तत्शब्द के सारे शब्द, चाहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के हो, वो प्रथम पुरुष के कर्ता है, और भवत शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये भी प्रथम पुरुष के कर्ता है, और जितनी भी संज्ञाएं हैं वो सारी प्रथम पुरुष की ही कर्ता है। फिर मध्यम पुरुष की कर्ता कौन है? युष्मत शब्द, सिर्फ युष्मत शब्द, त्वम युवाम और यूयम, उसकी प्रथमा विभक्ति करता है, तो उसकी प्रथमा विभक्ति के रूप कौन से है? त्वम युवाम और यूयम। मध्यम पुरुष के कर्ता, तो मध्यम पुरुष के कर्ता है अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति, क्योंकि कर्ता के रूप में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति ही होती है, तो कौन सी है? अहम, आवाम और वयम। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। फिर जब हम आएंगे क्रिया, क्रिया में हम देखेंगे कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन का लगेगा। क्रिया से हमें सिर्फ एक सवाल पूछना है, आप कौन से काल के हो? यदि काल वर्तमान काल है तो लट लकार के पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार लगेंगे। यदि भविष्य काल है तो दृढ़ लकार के कर्ता के अनुरूप पुरुष और वचन का प्रयोग होगा, और यदि वाक्य भूतकाल का है तो लंग लकार के कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार धातु का प्रयोग होगा। चाहिए अर्थ में है तो लिंग, विधि लिंग लकार या लिंग लकार भी बोलते हैं, विधि लिंग लकार के प्रथम पुरुष और वचन के अनुसार, कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार धातु का प्रयोग होगा। आज्ञा अर्थ में होगी यदि वाक्य, तो कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार आज्ञा अर्थ यानी लोट लकार के पुरुष और वचन की धातु का प्रयोग होगा। तो ये सारी बातें बहुत ही सिंपल सी हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। और कारक के रूप में हमने अभी तक दो कारक पढ़े हैं, कर्ता कारक और कर्म कारक। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म यदि एक वचन है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा, कर्म यदि द्विवचन का है तो फिर वो विभक्ति उसकी द्वितीय विभक्ति और द्विवचन होगा। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन अब आपको शायद ही रहेगा मेरे हिसाब से। अब आगे देखिए, हम और अनुवाद करते हैं। अब देखो सारे मध्यम पुरुष के हैं, मध्यम पुरुष में पट धातु के रूप लिख दो, पठसी, पठथः और पठत। ठीक है। कर्ता कौन है मध्यम पुरुष के? त्वम
युवाम और यूयम, ये इसके करता है। और कौन से है, देखो लिख धातु है तो यहां पर ये भी लिख दो, लिखसी, लिखतः और लिखत, ये भी रूप लिख दीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, पकाना को क्या कहते हैं मध्यम पुरुष लट लकार में, पचसी, पचतः, पचत। फिर है रक्षा करना, रक्षा करने को क्या कहते हैं लट लकार मध्यम पुरुष में, रक्षसी, रक्षतः। देखो शब्द रूप याद कर रखे हैं तो कितना आसान हो जाता है काम, रक्षत। अब आगे देखिए, रक्षा करना हो गया, बोलने को क्या कहते हैं, वदसी, वदतः और वदत। फिर जाने को क्या कहते हैं, जाने को मध्यम पुरुष में क्या रूप चलते हैं धातु के, गच्छसी, गच्छथः, गच्छत। अब आगे बोलने को क्या कहते हैं, वद बोल ही दिया है। प्रणाम करने को क्या कहते हैं, नम धातु का प्रयोग होगा, नमसी, नमथः और नमत। अब आने को क्या कहते हैं, वही हो गया, आगच्छसी, आगच्छथः और आगच्छत। अब आप लगे हाथ तो ये बता दिए कि नम धातु का दृढ़ लकार कैसे चलता है, नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यतः, इस तरीके से। गच्छ धातु, ये कौन सी धातु है, गम धातु है, तो इसके दृढ़ लकार कैसे चलेंगे, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। तो ये हमने देख लिया है। अब आप देखिए आगे हम वाक्य अनुवाद करते जाते हैं। तू पढ़ता है, यहां पर तू यानी त्वम, ये त्वम लिख दिया, पढ़ता है। अब देखो त्वम के लाइन में कौन सी धातु है मध्यम पुरुष, ये मध्यम पुरुष एक वचन, पठसी, तो क्या आ गया, पठसी। अब यहां पर म हलंत है और यहां व्यंजन है, तो फिर हम यहां क्या कर देंगे, देखो क्या करते हैं, यहां पर हम बिंदी कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, त्वम पठसी, ये वाक्य बन गया। तू पत्र लिखता है, तू को क्या कहेंगे, त्वम। अब पता ही है पत्र है, पत्र कर्म है, कर्म पत्र की द्वितीय विभक्ति क्या होगी, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तो एक पत्र लिख रहा है तो यहां पर आ जाएगा पत्रम। लिखता है, एक ही व्यक्ति है तो यहां पर क्या आ गया, लिखसी, त्वम पत्र लिखसी, ये हो गया। तू भोजन पकाता है, त्वम यहां पर ये करता है, क्रिया कौन सी है, पकाना, भोजन द्वितीय विभक्ति आएगा क्योंकि यहां पर ये कर्म है, भोजनम, भोजने, भोजनानि द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो भोजनम। पकाने को क्या कहेंगे, त्वम की लाइन में देखो पचसी, क्योंकि कर्ता कौन सा है, मध्यम पुरुष एक वचन, तो ये भी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी, त्वम भोजनम पचसी, ये भी हो गया। अब देखो तू राज्य की रक्षा करता है, अब तू का हो गया त्वम, राज्य की यानी राज्यस्य, नहीं यहां पर ये द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा, राज्य से नहीं होगा। त्वम राज्यम, रक्षा करता है, तो क्या आ जाएगा, त्वम एक वचन है तो यह रक्ष का भी एक वचन हो गया, मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार, रक्षसी, क्या हो गया, रक्षसी। अब देखिए आगे, रक्षसी। अब देखो तू फल की रक्षा करता है, तो यहां क्या आएगा, त्वम, फल की द्वितीय विभक्ति आएगा फलम, और आ गया रक्षसी, त्वम फलम रक्षसी। अब आगे देखो तू सत्य बोलता है, तो यहां आएगा त्वम, सत्य क्या है, कर्म है, तो यहां द्वितीय विभक्ति एक वचन आ गया, सत्यम। बोलने को क्या कहेंगे, वद, तो इसका हो जाएगा वदसी, वदसी, सॉरी वदसी।
फिर देखिए तू घर जाता है तो क्या होगा, त्वम, घर क्या है, कर्म है, तो क्या आ जाएगा, गृहम। अब जाता है का क्या होगा, गच्छ धातु में गच्छसी, ये हो गया गच्छसी, त्वम गृहम गच्छसी। अब आगे देखिए तू असत्य बोलता है तो क्या होगा, त्वम असत्य कर्म है, तो यह द्वितीय विभक्ति एक वचन आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन आएगा, असत्यम। वद का क्या होगा, वदसी। अब देखो तू राजा को प्रणाम करता है तो इसका क्या होगा, त्वम राजा को क्या होगा, नृपः नृपौ नृपा, द्वितीय विभक्ति है ना, नृपम, राजा को प्रणाम करता है, तो प्रणाम को नमस्कार करता है कहेंगे। नृपम नमसी। अब आगे देखिए तू यहां आता है तो क्या होगा, त्वम, यहां को क्या कहेंगे, अत्र। और ध्यान से देखिए अब यहां पर एक और है, त्वम। अब यहां पर क्या है, ये म है और ये हलंत है, अचहीन है और ये स्वर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अचहीनम परेण संयोज्यम, ये नियम लगेगा। और यहां पर हो गया त्वम, म और अ मिलकर हो गया अत्र, त्वम अत्र आना को क्या कहेंगे, आगच्छसी, तो यहां पर हो जाएगा आगच्छसी। तो यदि आप इस तरीके से अनुवाद करते हैं तो ये बहुत ही प्रभावी होता है। अब देखो ये सारा हो गया है, अब इसके बाद आगे अनुवाद पूरा हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से अनुवाद हुआ है ये। आप बहुत ही साधारण से नियमों का ध्यान रखना है, बेसिक धातु की काल का पता लगाना है, इससे लकार निश्चित हो जाता है। फिर कर्ता का वचन और पुरुष निर्धारित कर लो और उसके प्रथमा विभक्ति का कर्ता प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा और उसका पुरुष और वचन निर्धारित करने के बाद उसी पुरुष और वचन की धातु का लट लकार में या जो काल निर्धारित किया उस लकार में प्रयुक्त हो जाएगा। और उसके बाद कर्म हो तो द्वितीय विभक्ति में ही कर्म प्रयुक्त होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे देखिए हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पर देखिए आप तुम दोनों सारे तुम दोनों का ही प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना, दो पत्ते, आप दोनों। अब देखिए हम यहां पर लिख लेते हैं कर्ता कौन से हैं भाई, यहां पर त्वम, युवाम, यूयम, एक बार सारे ये कर्ता लिख दिए। यहां पर मध्यम पुरुष के कर्ता है, आने को क्या कहेंगे, यहां लिख लेते हैं आगच्छसी, आगच्छतः, आगच्छतः और आगच्छत। अब आगे देखिए भोजन बनाना यानी पकाना, तो इसका क्या होगा, पचसी, पचथः, पचत। अब देखिए जाने को क्या कहेंगे, गच्छसी, क्योंकि सारे हम यहाँ पर बनाते हो जाते हो सब में काल कौन सा है, वर्तमान काल है, और वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। लट लकार में यहाँ कर्ता सारे मध्यम पुरुष के ही हैं, तो फिर हमने सिर्फ मध्यम पुरुष के ही रूप यहाँ पर लिखे हैं, गच्छसी, गच्छतः, गच्छत। अब देखिए आगे आप दोनों अब जा रहे हैं, आगे गिर रहे हैं, गिरने में पत धातु होती है, तो पतसी, पतथः और पतत। अब आप आगे देखिए अनुवाद करते हैं। हमें यहां पर एक बार फिर बता दें, सारे
वाक्य कौन से काल के हैं? वर्तमान काल के, इसलिए हमने लट लकार का प्रयोग ही किया है। कर्ता सारे क्या है बताइए? सारे, यहां तक कर्ता आप दोनों। अब देखो यहां तक कर्ता कौन है? तो मध्यम पुरुष की है, तो त्वम युवाम यूयम लिखा है। अब यहां पर आप दोनों आया है, तो यहां पर कर्ता बदल जाते हैं। यहां पर कौन से हैं? भवान, पुल्लिंग के ही है, तो भवत शब्द लगेगा। भवान, भवन्तौ, भवन्तः। और यहां पर धातु कौन सी है? जाना, तो ये प्रथम पुरुष के कर्ता है, तो यहां पर कौन सा आएगा? यहां पर आएगा गच्छति, गच्छतः और गच्छन्ति। और यहां दो पत्ते हैं, पत्ते संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द में कर्ता लिख देते हैं, प्रथमा विभक्ति का रूप लिख देते हैं। पत्रम, पत्रे, पत्राणि, ये लिख दिया। और इसके प्रथम पुरुष का कर्ता है, इसलिए गिरने को यहां पर लिख देते हैं पतति, पततः और पतंती, ये लिख दिया। बस अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हमारी यहां पर क्लियर हो गई है। अब आगे देखिए आप, तुम दोनों, तुम दोनों क्या आएगा? युवाम। तो क्या हो गया भाई यहां पर? युवाम। यहां यानी अत्र, आते हो। अब आते हो क्या होगा? मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो यहां पर क्या आ गया आते हो का? आगच्छतः, आगच्छतः, ये हो गया रूप। देखिए आप, युवाम अत्र आगच्छतः। अब यहां पर एक दिक्कत और है, यहां पर ये म है अचहीन, और यहां पर है स्वर, तो दोनों का अचहीन परेण संयुज्यम हो जाएगा। तो यहां पर हो गया, देखिए युवा, ये म हलन था, इसमें अत्र का अ मिल गया, फिर ये त्र, युवाम अत्र आगच्छत, तुम दोनों, तो यहां पर भी आएगा युवाम। अब यहां पर एक बार देख लेते हैं आगे क्या आएगा। यहां पर है ये क्या है? यहां पर है ये अव्यय कब। कब को क्या कहते हैं? कदा। अब क है तो यहां बिंदी आ गई, म हलंत नहीं आया, अनुस्वार हो गया। तो युवाम कदा, भोजन कर्म है, तो यहां आ जाएगा भोजनम। अब पकाने को क्या कहेंगे? युवाम। ये देखो ये आ गया पचतः, पचतः, युवाम कदा भोजनम पचतः। अब यहां पर एक ध्यान और रखना है, पचतः ये प्रश्नवाचक हो जाएगा यहां पर, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। तुम दोनों, तो यहां पर आ जाएगा युवाम। अब को क्या कहेंगे? इदानीम, अधुना, ये आएगा, ठीक है ना। अब गांव जाते हो, गांव का द्वितीय विभक्ति क्या होगा? ग्रामम। जाते हो, जाते को क्या कहेंगे? वही देखो द्वितीय लिख लेता हूं, गच्छसि, गच्छतः और गच्छत। तो यहां पर आ जाएगा, दोनों है तो आ गया गच्छतः, बिल्कुल। अब एक काम और करना है, युवा म हलंत है और यहां पर ई है, तो हमें इसको क्या करना है? यहां पर इसको अचहीनम परेण संयोज्यम करना है। क्या करना है? अचहीनम परेण संयोजम, संयोज। अब देखो इसको क्या कर देंगे? युवा म और ई मिलकर क्या हो गया? मी, छोटा, युवा मी दानिम ग्रामम गच्छतः। इस तरीके से छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। स्वर कहाँ है, अनुस्वार कहाँ लगेगा, कहाँ पर म हलंत हो जाएगा, कहाँ पर अचहीनम परेण संयोज्यम हो जाएगा, इन सारी चीजों का सूक्ष्मता से आप अभ्यास कीजिए। ये क्लास जैसे ही पूरी होगी दूसरे अध्याय की वर्कशीट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पर। हमारा टेलीग्राम चैनल सूर्य नगरी एकेडमी के नाम से है, इसका लिंक है आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करके वहां पर आप इस पीडीएफ को जरूर प्रिंट करावें और प्रिंट कराकर खुद जैसे मैं अभ्यास कर रहा हूं उसी तरीके से अभ्यास करें। अब देखिए आगे, आप दोनों। अब देखो यहां पर आप आ गया, सम्मानजनक। आप क्या है? सम्मानजनक। और जहां सम्मान होता है
वहां पर वो आप भले ही दूसरा व्यक्ति हो तो भी वो प्रथम पुरुष में आ जाता है। तो हम यहाँ पर इसका रूप क्या लिखा है, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। यहाँ पर आप दोनों का मतलब क्या होगा, भवन्तौ। अब यहाँ पर हम भवन्तौ का प्रयोग करेंगे, भवन्तौ, भवन्तौ। अब देखो क्या है, आप दोनों, अब यानी आप दोनों अब का मतलब इदानीम हो गया, अधुना हो गया। दो वाक्य, एक तीसरा अर्थ और है वो भी देख लेते हैं, कौन सा है वापिस, संप्रति। कौन सा है, संप्रति। इदानीम, अधुना और संप्रति, इनको आप याद रखें कि इसका प्रयोग कैसे हो रहे हैं। तो संप्रति भी आप यूज कर सकते हैं, संप्रति, भवन्तौ संप्रति, अधुना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। भवन्तौ संप्रति जा रहे हैं, जा रहे का प्रथमा विभक्ति में मध्यम पुरुष क्या होगा, क्योंकि ये कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन के हैं, तो यहाँ पर क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की गच्छ कौन सी लगेगी, गच्छथ, गच्छति, गच्छतः, गच्छतः। तो यहाँ पर आ गया गच्छति, गच्छतः, भवन्तौ संप्रति गच्छतः। अब देखो दो पत्ते, अब यहाँ पर हम अंक का प्रयोग नहीं करेंगे कि द्वौ, नहीं, यहाँ पर हम पत्रम, पत्रे, यहाँ लिखेंगे पत्रे, क्योंकि दो है ना, गिर रहे हैं, गिरने को क्या कहेंगे, पततः, पत्रे पततः। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अभ्यास वाक्य बनाओ ख का भी प्रयोग पूरा कर लिया है। अब आगे देखिए, एक और है अभ्यास यहाँ पर, उसको भी हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कर्ता कौन है, तुम लोग, तुम लोग, तुम लोग, तुम लोग, तुम लोग और तुम सब। तुम लोग और तुम सब एक ही अर्थ है, यानी ज्यादातर मतलब कर्ता मध्यम पुरुष के ही है, त्वम, युवाम और लिखते हैं, चलो, त्वम, युवाम और यूयम। अब देखिए आप, त्वम, युवाम, यूयम। अब यहां पर कर्ता कौन है, देखिए आप, यहां पर तुम लोग हो तो मध्यम पुरुष एक वचन, रक्षसी, रक्षथः और रक्षत। फिर प्रणाम करते हो, नमसी, नमथः और नमत। फिर पढ़ते हो, पठसी, पठतः। ये कौन से लकार के हैं, लट लकार के। अब लट लकार का सब जगह क्यों उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सारे वाक्य वर्तमान काल यानी लट लकार के ही है। हंसते हो तो क्या आएगा, हंससी, हसथः और हसत। यहां पर आप एक बहुत विशिष्ट बात देखेंगे कि जो भी धातु या शब्द, संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है या अव्यय है, जो भी यहाँ वाक्य निर्माण में प्रयुक्त हो रहा है, वो 50 जो हमने वर्ण शब्द भंडार पढ़ रखे हैं, शब्दकोश पढ़ रखे हैं, उसी में से आ रहे हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर अभ्यास थोड़ा सरल हो जाता है। और शिक्षण विद्या भी कहती है सरल से कठिन की ओर जाया जाना चाहिए, नियमों से उदाहरण की तरफ जाना चाहिए। तो ये हम उसी पैटर्न का उपयोग करते हुए यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पटसी, ये पट धातु का तो हमने लिख दिया है, पटसी, पटत, पटत। लिखने का लिख देते हैं, लिखसी, लिखतः और लिखत। अब देखो आगे, आते हो तो क्या आ गया, आगच्छसी, आगच्छतः और आगच्छत। अब आगे देखिए, तुम लोग का क्या होगा, यूयम। राज्य की रक्षा करते हो तो क्या आएगा, द्वितीय कर्म विभक्ति है तो यहां होएगा द्वितीय विभक्ति, राज्यम। रक्षा करते हो तो अब देखो यूयम है तो यूयम का क्या होगा, मध्यम पुरुष बहुवचन करता है तो मध्यम पुरुष बहुवचन धातु लगी, क्या आ गया, रक्षत। तुम लोग
वापिस वही यूयम, ईश्वर को प्रणाम करते हैं। या कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति, ईश्वरम द्वितीय विभक्ति एक वचन, प्रणाम करते हो क्योंकि ईश्वर एक है, राज्य भी एक है, दोनों जगह एक वचन लगा है, प्रणाम करते हो। तो यूयम यहाँ पर इस लाइन में मध्यम पुरुष बहुवचन क्या है, नमत, यूयम ईश्वरम नमत। तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो, तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो, तो क्या होगा, यूयम। अब पुस्तक क्या है, कर्म, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति, पुस्तक एक है तो पुस्तकम आ गया। पढ़ते हो, अब पढ़ते हो में क्या आ जाएगा, पठत, ये भी सही है। अब देखो, अब तुम लोग हंसते हो, तो अब यानी अधुना कर दो भले ही, अब संप्रति भी कर सकते हो, इदानी भी कर सकते हो। तुम लोग क्या होगा, यूयम, और हंसते हो तो वही आएगा हसत, अधुना यूयम हसत, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग, तो अब यहां पर भी क्या आएगा, यूयम। पाठ को पढ़ रहे हो, पाठ यहां पर कर्म है तो द्वितीय विभक्ति आ जाएगा पाठम, पढ़ रहे हो तो क्या आ जाएगा वापिस, पठत, क्योंकि यूयम क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन करता है, तो पठ धातु भी लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की ही होगी। तुम लोग, तो यहां पर हो जाएगा यूयम। पत्र कर्म है यहां पर, तो क्या हो जाएगा, पत्रम। लिखने को क्या कहेंगे, लिखसी, लिखतः और लिखत, लिखत हो गया। अब है तुम सब, तो यहां क्या आ जाएगा, यूयम। आते हो, अब यूयम तुम सब है, कर्म यहां पर है नहीं, और आते हो मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा, आगच्छत। तो इस तरीके से, लेकिन देखो अब तुम लोग, हाँ यहां पर भी ठीक है। ये सारी हमने अनुवाद पढ़े हैं इस तरीके से। अब मुझे आशा है कि आपके लिए अनुवाद बहुत ही सरल और सहज हो गया है। आप अनुवाद से संबंधित जो बेसिक्स हैं उन सब में आप निरंतर निपुणता की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अशुद्धियां खोजनी है। अशुद्धियां देखते हैं। त्वम, कर्ता तो एकदम सही है। त्वम कर्ता किसका है, मध्यम पुरुष एक वचन का। इस हिसाब से वर्तमान काल की जो रक्षसी है ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है, राज्यस्य षष्ठी विभक्ति लगा दी है। अरे भाई ये कर्म है, और कर्म में क्या, राज्य की करके आपने राज्य से कर दिया, जबकि यहाँ पर कर्म है इसलिए यहाँ पर आएगा राज्यम रक्षसी, तो ये गड़बड़ है। युवाम, अब युवाम आ गया, ठीक है। युवाम के द्वितीय विभक्ति एक वचन है, मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो यहाँ पर आगच्छसी, आगच्छतः, ये तो सही है। युवाम आगच्छतः बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये एकदम सही है। युवाम आगच्छतः एकदम करेक्ट है। भवन्तौ, अब देखो भवान भवन्तौ, ये प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम विभक्ति द्विवचन, यानी कि ये प्रथम पुरुष का करता है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या होगा, गच्छति गच्छतः, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष होगा गच्छतः, मध्यम पुरुष नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना था, तो यहाँ पर मिस्टेक है। पत्रानी, अब पत्रानी यहाँ पर एक तो यह है कि रिकार आ गया है, रकार आ गया है, और रकार आने पर न का क्या हो जाता है, न, तो यहाँ पर भी अशुद्धि है। फिर पतत, अब पत्रम पत्रे, पत्ते गिरते हैं, पत्ते यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द सारे प्रथमा विभक्ति के कर्ता होते हैं, प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं, प्रथम पुरुष के कर्ता है, तो यहाँ पर क्या होगा, पतति पततः पतंती। अब बताओ पत्र बहुवचन है, एक वचन है या द्विवचन है, तो हम कहते हैं कि ये तो बहुवचन है, तो यहाँ पर आएगा पत्राणि पतंती, तो इसका मतलब दोनों ही थोड़े थोड़े अशुद्ध थे। युवाम, अब यहाँ पर युवाम आ गया है, युवाम आने के बाद हमें पता होना चाहिए कि गच्छतः नहीं होगा, क्योंकि ये करता है मध्यम पुरुष द्विवचन का, ये करता है मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, और यहाँ पर ये जो धातु है वो प्रथम पुरुष द्विवचन की लगी हुई है, जो कि गलत है। क्यों गलत है,
क्योंकि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन का होता है। इसका मतलब कर्ता यदि मध्यम पुरुष द्विवचन है तो गच धातु का भी मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा? गच्छतः होगा। तो हमें यहाँ पर ये रखना है। तो गच्छन्तः ये गलत है। यूयम, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, लेकिन यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन की धातु है जो कि गलत है। यहाँ पर लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखत का प्रयोग होगा। यूयम वदसी ये भी गलत है, क्योंकि यूयम मध्यम पुरुष है, ये भी मध्यम पुरुष है। यहाँ तक तो बात एकदम सही है, लेकिन ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, जबकि ये मध्यम पुरुष का एक वचन है जो कि गलत है। यहाँ बहुवचन क्या आएगा? वदसी, वदतः, वदत। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अशुद्धियों का इसी तरीके से ध्यान रखना है, और आप यदि इसी तरीके से अशुद्धियों को दूर करेंगे, बेसिक्स नियम कर्ता के अनुसार ही, बेसिक्स क्या क्या है? कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है, और धातु से हमें काल का पता चलता है। 3 तो ये बेसिक्स हो गए। फिर कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, धातु भी उसी पुरुष और वचन की ही लगेगी। बस इन चीजों से हमें पता चल जाएगा कि हमें कर्ता को कैसे लिखना है, पुरुष को कैसे क्रिया को कैसे लिखना है, और कर्म को कैसे लिखना है। अब आगे देखिए, एक और अशुद्धि है, ये भी पूरा देख लेते हैं। युवाम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पतथ क्यों आया? ये तो मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, जबकि ये मध्यम पुरुष बहुवचन है जो कि गलत है। यहाँ पर नहीं, ये मध्यम पुरुष द्विवचन है युवाम, तो ये भी मध्यम पुरुष द्विवचन होना चाहिए। क्या होगा बताओ? पतथः विसर्ग लगेगा। त्वम भोजनम, त्वम भोजनः नहीं, ये कर्म है, कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में आता है। देखो ऐसे आप बोल बोल के सवाल हल कीजिए। अब त्वम क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, जबकि यहाँ कर्ता, यहाँ धातु कौन सी लगी है? प्रथम पुरुष एक वचन की, जो कि गलत है। मध्यम पुरुष एक वचन की धातु क्या होगी? पचसी। ये भी हो गया। भवान प्रथम पुरुष का करता है, ये ध्यान रखना है। तो प्रथम पुरुष एक वचन है, ये यहाँ पर ऐसे लिख दो, प्रथम पुरुष। हाँ, मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना। ये ऐसे कर दो, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। सत्य गलत, कर्म है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। तो भवान सत्यम। अब देखो वदती कैसा आएगा भाई? प्रथम पुरुष एक वचन, भवान बिल्कुल वदती ही आएगा, क्योंकि ये भी प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सत्य में ही गड़बड़ थी, बिल्कुल भवान सत्यम वदती ही होगा, बिल्कुल सही है। अब आगे देखो, भवान रक्षसी, ये तो गलत है ना। भवान तो प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर रक्षसी का क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष एक वचन, रक्षति हो जाएगा। यूयम यहाँ पर आ गया, यूयम। अब है राज्य, तो यहाँ पर राज्य कर्म है, तो यहाँ पर होगा राज्यम, और रक्षतः नहीं होकर बिल्कुल हाँ रक्षथ होगा, क्योंकि ये मध्यम पुरुष द्विवचन है, जबकि मध्यम पुरुष बहुवचन रूप ये है। तो यहाँ पर राज्य में भी गलती है और रक्षतः में भी गलती है। अब देखो त्वम, त्वम राज्यस्य, एक बार फिर गलत, ये कर्म है, तो यहाँ आएगा राज्यम। रक्षसी, यहाँ ये बिल्कुल सही है, प्रथम पुरुष एक वचन ही, मध्यम पुरुष एक वचन ही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अभ्यास करते करते हम धीरे धीरे इसमें निपुण होते जाएंगे। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, कवि ने भी यही कहा है। तो आप जैसे जैसे अभ्यास जितनी अच्छे लगन के साथ करोगे, उतने ही लगन, उसी अनुपात में और उसी तेजी से आप संस्कृत में निपुण होते जाओगे। अब अंत में आपको कुछ गृह कार्य दिया जाएगा हमारी तरफ से। पत्रक संस्कृत बनाओ, क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। अब पत्रक कहां पर है भाई? पत्रक संस्कृत बनाओ क, ये ध्यान रखो, ये हेडिंग आपको यहाँ लाल ये भूरे कलर में दिखेगी, देखिए। अब ये तो अभ्यास सत्र सूत्रीकरण है, अभ्यास सत्र संस्कृत बनाओ ब है, ये ग है, अभ्यास संस्कृत बनाओ ख, और ये रहा अभ्यास संस्कृत बनाओ क।
तो अभ्यास संस्कृत बनाओ क के जो ये रूप है, इन सबको आपको किस में बदलना है? ये देखो सारे द्विवचन और ये सारे एक वचन में है, इसको आपको द्विवचन में बदलना है। मैं एक उदाहरण करके बता देता हूं द्विवचन में कैसे बदलना है। द्विवचन और बहुवचन दोनों में बदलना है, तो देखिए मैं करके बताता हूं। द्विवचन में तो तू त्वम क्या है? एक वचन है, तो इसका द्विवचन क्या होगा? युवाम। और अब ये द्विवचन हो गया है, तो ये भी मध्यम पुरुष द्विवचन क्या हो जाएगा? पठतः। युवाम पठतः, ये द्विवचन हो गया। बहुवचन करना है तो आपको क्या करना होगा? यूयम। बहुवचन कर दिया, कर्ता को भी बहुवचन करना होगा और क्रिया को भी बहुवचन करना होगा। पठत, यूयम, यहां पर क्या हो गया? यूयम पठत। अब आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब किसी भी वाक्य को यहां से हम द्विवचन या बहुवचन करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कर्ता और क्रिया में बदलाव होगा, कर्म में कहीं भी बदलाव नहीं होगा। वचन परिवर्तन में कर्म को कोई बदलाव नहीं होता, कर्म अपने स्वयं के वचन में ही रहता है। यहां पर भी इसी तरीके से होगा, युवाम पत्रम लिखतः, यूयम पत्रम लिखत। इस तरीके से आप ये सवाल कर दोगे। इसी तरीके से पत्रक संस्कृत बनाओ ख के वाक्यों को एक वचन और बहुवचन में बदलो। संस्कृत बनाओ ख, ये रहा, एक वचन में बदलो और बहुवचन में। तुम दोनों यहां आते हो, अब इसको एक वचन में बदलेंगे तो क्या कहेंगे? त्वमत्र आते हो, तो क्या आ जाएगा? आगच्छसि। ये इसका द्विवचन रूप हो गया। कर्ता और कर्म इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो कर्ता और क्रिया दोनों ही बदल गई। अब इसको बहुवचन बनाओ, यूयमत्र आगच्छत, तो ये इसका बहुवचन बन गया। तो ये आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको ये पत्रक में वो बनाने हैं, बदलाव करने हैं। अब पत्रक संस्कृत बनाओ क के वाक्यों को एक वचन और द्विवचन में बदलो। ये रहा संस्कृत बनाओ क। अब यहाँ पर यूयम त्वम युवाम, ये यूयम बहुवचन में है, तो इसको एक वचन में बदलना है, तो क्या होगा? त्वम राज्यम। ये देखो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, राज्यम, ये कर्ता बदल गया और ये आ गया रक्षसी। इसी तरीके से यूयम राज्यम रक्षत, ये हो गया। तो इस तरीके से हमें एक वचन और द्विवचन में बदलना है। अब आगे देखो, रक्ष वद पच पत गम और लिख के मध्यम पुरुष के रूप लिखो। कौन से मध्यम पुरुष के रूप लिखने हैं? आप सबके लिख देना, लट लकार के, लोट लकार के, लंग लकार के, धृत लकार के, विधिलिंग लकार के, सारे रूप इसमें आप लिख देना। जैसे इसका रक्षसी, रक्षतः, रक्षत, है ना, और रक्षिष्यति, रक्षिष्यसि, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यत, और दूसरा होगा अरक्षः, अरक्षताम, अरक्षत। लंग लकार का विधिलिंग का हो जाएगा रक्षे, रक्षेताम, रक्षेत, रक्षे, रक्षेतम, रक्षेत, और मध्यम पुरुष लोट लकार हो जाएगा रक्ष, रक्षतम, रक्षत। तो इस तरीके से आप इसको कर लेना। अब है पुस्तक, पुष्प, पत्र, जल और राज्य के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप लिखना है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, इसी तरीके से इनका भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमारा ये पूरा अध्याय होता है, और इस अध्याय में हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। हमने लट लकार प्रथम पुरुष के और लट लकार मध्यम पुरुष के बहुत ही विस्तृत तरीके से अभ्यास कर लिया है। अब हमारे पास लट लकार उत्तम पुरुष का अच्छे से हमें एक बार प्रयोग करना है। आप लट लकार में वाक्य का प्रयोग सीख जाओगे तो फिर आप लोट लकार, विधिलिंग लकार, लंग लकार और दृढ़ लकार, इनमें भी आप वाक्य का प्रयोग सीख जाओगे। यदि लट लकार के वाक्य प्रयोग में आपने दक्षता हासिल कर दी तो फिर उनका भी आप कर लोगे, क्योंकि कर्ता वही रहना है, भले कोई सा लकार हो, प्रथम पुरुष के कर्ता, मध्यम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष के कर्ता, सारे लकारों में यही रहना है। बस काल परिवर्तित होते ही
कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार उस काल यानी उस लकार के पुरुष और वचन के धातु का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आपका आज दूसरा अध्याय समाप्त हो रहा है। हमने अभी तक कुल 5 कक्षाएं ले ली है। प्रथम अध्याय की 3 कक्षाएं ली है और दूसरे अध्याय की 2 कक्षाएं ली है। आगे हम व्याकरण, जैसे जैसे अभ्यास में व्याकरण की जरूरत रहेगी, व्याकरण विशेष या स्पेशल क्लास लाएंगे व्याकरण की, जिसमें हम प्रत्याहार और वर्ण विचार, व्याकरण के सामान्य परिचय और उच्चारण स्थान, इन पर बात करेंगे, कारक पर बात करेंगे, संधियों पर बात करेंगे। तो इस तरीके से बात करते हुए निरंतर हम दक्षता की ओर बढ़ते जाएंगे। आप निरंतर हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे और एक बहुत ही बेहतरीन सुनहरा भविष्य हो आपका। इसमें हम सूर्य नगरी की पूरी टीम इसके लिए लगी हुई है। राजनीति विज्ञान की, गणित की और मनोविज्ञान की कक्षाएं निरंतर आ रही है। संस्कृत की कक्षाओं के साथ साथ आप सभी कक्षाओं का निरंतर अध्ययन करें। रीट का एग्जाम आने तक आपको संपूर्ण कोर्स करवा दिया जाएगा। सूर्य नगरी टीम की तरफ से एक बार फिर आपको रीट की तैयारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। निरंतर हमारे YouTube चैनल के साथ आप बने रहें और अपने सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।